हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज से हमारा इकोनॉमिक का ये सीरीज चालू हो रहा है। आपको पता है कि 7 से 8 के बैच में, मतलब सुबह जो 7 से 8 बैच चलता है उस बैच में हम कवर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम इन्फ्लेशन, इसमें चर्चा करेंगे। जो भी लोग यूट्यूब से फॉलो करना चाहते हैं, ये पूरा जो भी टॉपिक हम मान लो कि एक पहला क्लास डाला गया तो वो सीक्वेंस में पूरे क्लासेस को डाला जाएगा। तो इन्फ्लेशन के पूरे टॉपिक धीरे धीरे करके 4-5 क्लास जितना भी चलेगा, आप क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे संबंधित जो भी नोट्स या PDF होगा, यानी स्लाइड पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्लास में डिक्टेट नहीं करवाते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट खींच के फोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। तो आप जो भी लोग मतलब PDF और इसको चाहिए तो फिर आप चाहे तो यूट्यूब से देखकर भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसको PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से जाकर इस तमाम PDF को आप मतलब एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक के बाद से मतलब इन्फ्लेशन चर्चा होगा। हेलो, बोर्ड पर ठीक है, ये धीरा हो गया, थोड़ा सा फास्ट कर लो जी। बहुत सब मिला है, एक और बार घुमा दो। बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पे। तो पिछले क्लास में आपको जो टॉपिक चल रहा था नेशनल इनकम, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किए, मतलब एक सामान्य परिचय इकोनॉमिक्स के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या होता है, फिर अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थशास्त्र के अलग अलग 2 प्रकार से देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसके बाद से देखें कि अर्थशास्त्र जब किसी कंट्री के अंतर्गत लागू किया जाता है, लागू करने मतलब वो किसी देश के एक सीमा रेखा के अंतर्गत लागू किया जाता है तो उसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इसको अलग अलग कंट्री के साथ अटैच करके ही पढ़ा जाता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, USA की इकोनॉमी, इस प्रकार से। इसमें भी एक क्लासिफिकेशन देखे थे कि इकोनॉमी को अलग अलग आधारों पे बांटा गया है, प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, फिर आगे चलकर चौथा पंचक क्षेत्र भी। उसके बाद से देखे कि आयात और निर्यात के हिसाब से बंद अर्थव्यवस्था, चालू अर्थव्यवस्था, इस हिसाब से भी देखें। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस किए। अल्प विकसित देश क्या होता है, विकासशील देश क्या होता है और विकसित देश क्या होता है, इस सब बारे में भी डिस्कस हुआ था। ये आपका पहला टॉपिक था इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जिसका इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से इसमें हम सेकंड टॉपिक ये जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। अब इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत पूरा कंसेप्ट पहले समझे कि राष्ट्रीय आय का स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती थी। उसके बाद से देश स्वतंत्र होने के बाद से राष्ट्रीय आय की गणना कहाँ से शुरू हुई और वर्तमान में पूरे नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है। इस राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ वेरियस कंसेप्ट उभर कर है, जिसमें से GDP क्या होता है, GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद से फिर GNP क्या होता है, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट मार्केट प्राइस। फिर आगे चलकर एक नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाले, नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम राष्ट्रीय आय बोले, और राष्ट्रीय आय से फिर पर कैपिटा इनकम। ये सारा चीज़ डिस्कस हुआ था पिछले क्लास में। उसके बाद वाले एक क्लास में ये डिस्कस हुआ था कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं, आर्थिक मतलब विकास, और एक निकला हुआ था आर्थिक समृद्धि। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में समझे थे कि ग्रोथ जो होता है वो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को ही दिखाता है कि हमारा GDP कितना % की दर से बढ़ रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें बाकी सारी चीज़ों को भी देखा जाता है कि हमारे GDP बढ़ने के साथ साथ हमारे देश का कुछ विकास हो रहा है कि नहीं, रोड बन रहा है कि नहीं, स्कूल बन रहा है कि नहीं, हॉस्पिटल वगैरह बन रहा है कि नहीं। तो बोलते हैं कि हमारा GDP ग्रोथ रेट भी हो रहा है और हमारा साथ ही साथ GDP मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और इकोनॉमी का क्या हो रहा है, विकास भी हो रहा है। बात समझे। आपको कभी कभी न्यूज़ में जब डाटा सुनने को मिले कि आर्थिक विकास सही है, तो आपको समझ जाना है कि वो GDP ग्रोथ रेट की बात हो रहा है। कभी सुनने को मिले कि समृद्धि मतलब आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो GDP ग्रोथ रेट की कम की बात चल रहा है। तो इस प्रकार से ये सारा टॉपिक डिस्कस हुआ था। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक काफ़ी चर्चा में रहने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है इन्फ्लेशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मुद्रास्फीति। सामान्यतः इसी को महंगाई भी कह दिया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छे सरकार को ये गिरा देता है महंगाई, इसलिए सरकार का पहला प्रयास रहता है कि भले देश में कुछ भी हो जाए, महंगाई को क्या करना है, कंट्रोल रखना है। नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो फिर ये महंगाई सरकार को गिराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2014 में कांग्रेस की सरकार के वापस जाने के बाद और NDA की गवर्नमेंट में सत्ता के आने में बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ये भी था, कुछ समय के तत्कालीन इशू में एक महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था। बात समझे ना। स्मृति ईरानी, जिनका नाम सुने होंगे, अभी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं,
गैस का दाम जब 450 रुपये से 485 रुपये हुआ था, मात्र 35 रुपये बढ़ा था, तो ये गैस का सिलेंडर और चूल्हा लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजनाथ सिंह और ये सब लोग। और मनमोहन सिंह उस समय के प्राइम मिनिस्टर को ये गैस चूल्हा भेंट करने पहुंचे हुई थी पार्लियामेंट की। गैस का दाम 35 रुपये बढ़ गया है, 450 से 485 हुआ था, अभी गैस का दाम 1250 रुपया है। फिर भी स्मृति ईरानी कहीं दिख नहीं रही है पार्लियामेंट में कि इसके खिलाफ कोई बोले, क्योंकि अभी वो किस में है, सत्ता में। तो विपक्ष हमेशा इस बात को उठाते रहता है कि भाई महंगाई नहीं होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत 60 से 62 रुपये हो जाता था तो एकदम विपक्ष, जब उस समय बीजेपी थी तो तहलका मचा देती थी। अभी पेट्रोल की कीमत बिहार में है 108 रुपया और बाकी सभी स्टेट में लगभग 100 क्रॉस कर गया है। फिर भी कोई भी मतलब अब वो लगते नहीं, अब जो विपक्ष में उसको आवाज़ को क्या करता है, उठाता है। तो बहुत ही मतलब सेंसिटिव इशू है महंगाई, जो सरकार को गिराने के लिए भी मतलब काफ़ी है कि सरकार बता सकती है कि हमारे महंगाई इतना है और इतना। तो ये समझेंगे पूरा इन्फ्लेशन वाले टॉपिक कि मुद्रास्फीति क्या होता है। तो इसके अंतर्गत कुछ वेरियस टॉपिक को करना है। जैसे अगर बात करेंगे, इतना सारा टॉपिक आपको इन्फ्लेशन के अंतर्गत करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारी कहानी शुरू होगी यहाँ से, और इकोनॉमिक्स के इस पार्ट से। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले ये देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक कंडीशन ये बनेगा कि आपकी इकोनॉमी एकदम बूम सिचुएशन में रहेगी। सपोज करिए कि बैलून है, गुब्बारा, उसमें आप हवा भरते जाएं तो वो पूरा एकदम क्या होगा, फैल लेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि बूम सिचुएशन में बैलून चला गया है। वैसे ही किसी देश की इकोनॉमी होती है, जब उसमें पैसा और बाकी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो एक बार इकोनॉमी अपनी बूम सिचुएशन में पहुंचते, मतलब इकोनॉमी धीरे धीरे क्या करती है, फैलती है। लेकिन उसी में साइड से कोई सुई चुभा दे तो धीरे धीरे हवा वहाँ से क्या होगा, निकलने लगे। तो वैसे इकोनॉमी के साथ भी होता है कि देश की अर्थव्यवस्था एक बार बूम सिचुएशन पे पहुँचती है, मतलब काफ़ी हाईएस्ट लेवल पे, और धीरे धीरे उसमें से फिर लीकेज होने लगता है। तो धीरे धीरे इकोनॉमी या जो आपका अर्थव्यवस्था वो सिकुड़ने भी लगता है। बात समझे ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे इसके पीछे क्या रीजन है कि किसी कंट्री के अंतर्गत कोई इकोनॉमी बूम सिचुएशन में पहुंच जाती है, कोई इकोनॉमी आपका रिसेशन या फिर मंदी की अवस्था में पहुंच जाती है, इसके बारे में डिस्कस होगा। फिर कहानी शुरू होगी यहाँ से, आपका इन्फ्लेशन। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, साथ ही साथ इसके साथ कंसेप्ट इसी का जस्ट उल्टा डिफ्लेशन क्या होता है। फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। फिर इस डिफ्लेशन को कंट्रोल करके रिफ्लेशन क्या होता है। ये चार सबसे पहले वेरियस कंसेप्ट को समझेंगे, कैसे महंगाई बढ़ती है, कैसे मंदी आ जाती है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, तमाम चीज़ें। उसके बाद से इसी में से एक आएगा स्टैगफ्लेशन, जब मंदी आ जाए और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ दिखने लगे तो इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, समझेंगे इसके बारे में आगे। नेक्स्ट इसी में एक अगला आएगा स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन के अंतर्गत किसी खास प्राइस की वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है और किसी की प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सारे वेरियस कंसेप्ट देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। अरे बल्ब टिन को हाँ वो काउंट कर, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट देखेंगे, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिर डिसइन्फ्लेशन, फिर इसी में रिफ्लेशन, फिर स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। ये इन्फ्लेशन का अलग अलग वैराइटीज़ हैं, इसके बारे में डिस्कस होगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे कि इस इन्फ्लेशन के मानदंड को दिखाने के लिए एक फिलिप्स चक्र की व्यवस्था की गई है। ये न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिसने सबसे पहले एक कर्व पे इनको दिखाया, उन्हीं के नाम पे इस कर्व को नाम रख दिया गया फिलिप्स कर्व। तो इस इन्फ्लेशन को दिखाने के लिए कर्व का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है फिलिप कर्व। कैसे बनता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी बातें आएंगी। नेक्स्ट उसके बाद से देखेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में डिस्कस होगा। इसमें सबसे पहले आएगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब अगर महंगाई बढ़ रही है तो एकदम अभी धीरे धीरे थोड़ा धीरे धीरे चल रही है तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग, मतलब 3% के आसपास है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। महंगाई जब थोड़ा सा और फास्ट हो जाए, 3 से 10% पे चला जाए तो इसको बोलते हैं वॉकिंग, मतलब चलने से थोड़ा सा और क्या हो गया, फास्ट हो गया, तो वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। अब रनिंग मतलब दौड़ने लगे, मतलब और फास्ट 10 से 20% पे चला जाए तो इसको हम बोलते हैं रनिंग इन्फ्लेशन। एक होता है ग्लोपिंग, जिसको कूदता हुआ बोलते हैं, कूदती हुई मतलब इन्फ्लेशन। इसमें और फास्ट लगभग सैकड़े के मतलब 20 से ऊपर चला जाता है इन्फ्लेशन का रेट, तो इसको ग्लोपिंग बोलेंगे। फिर आगे समझेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जो अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला में आया हुआ था। एक बोरा लोग पैसा भर कर ले जा रहे थे और 2 ब्रेड का पैकेट खरीद कर ला रहे थे,
तो वह कंडीशन कैसे हुई, सैकड़े को भी ये मतलब दहाई और सैकड़े को भी ये पार कर जाता है और देश के लिए मतलब मुद्रा की कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या हाइयर इन्फ्लेशन, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कुछ दिन पहले वेनेजुएला में हुआ था 2019-20 के आसपास, और कुछ दिन और पहले 2017 में यही कंडीशन बना था जिम्बाब्वे के अंतर्गत, जहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोग इतना पैसा लेकर जाते थे और इतना सामान खरीद कर लाते थे। तो ये कंडीशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर इसी में देखेंगे कि कोर इन्फ्लेशन किसको कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो आपको न्यूज़ में देखता है कि इतना हमारा मतलब इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ गया, तो कौन सी महंगाई को टारगेट करते हैं, CPI या WPI या IIP, किसको टारगेट करके अपना हेडलाइन बनाते हैं, उसको हेडलाइन मतलब इन्फ्लेशन कहा जाता है। फिर इसी में देखेंगे कि इम्पोर्टेड मतलब आयातित इन्फ्लेशन, किसी वस्तुओं का आयात अगर बंद हो गया तो प्राइस बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है तो भी इन्फ्लेशन आ जाता है। एक स्ट्रक्चरल, सरकार के और RBI के कुछ नीति में परिवर्तन के कारण भी वस्तु का प्राइस बढ़ता बढ़ता है, तो इनके कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इतना बात समझ। तो ये 7-8 प्रकार है आपका इन्फ्लेशन का, इसके बारे में बारी बारी से डिस्कस होगा। फिर कहानी आगे पहुंचेगी और हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन का कारण क्या है, क्यों इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन आने के पीछे क्या क्या रीजन है। तो एक होता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। एक दूसरा होता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। बंद करो फैन, जल्दी जल्दी बंद करो उधर से, फैन सारा फैन बंद करो, उसमें भी चल रहा है। तो दूसरा होता है लागत जन इन्फ्लेशन, और एक तीसरा है वैश्विक कारणों से भी कभी इन्फ्लेशन आ जाता है या महंगाई बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि तेल का प्राइस विश्व मार्केट में बढ़ गया, तो जैसे ही तेल का प्राइस बढ़ेगा भारत के वस्तुओं पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पे भी महंगाई आपको बढ़ी हुई प्रतीत होगी, तो इसको हम बोलेंगे वैश्विक कारणों से इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा देखेंगे कारण हो गया तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाई भारत के ओवरऑल अर्थव्यवस्था पे, तो इसका एक नकारात्मक कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन्फ्लेशन हमेशा, महंगाई हमेशा दिक्कत नहीं खड़ा करता है, तो कुछ कंडीशन में इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। आगे डिस्कस करेंगे इसका नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा और सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर इतना करने के बाद फिर देखेंगे नियंत्रित करने का उपाय, इन्फ्लेशन को टारगेट मतलब कंट्रोल करना है तो सरकार किस प्रकार से नीति को अपनाती है। तो एक आपूर्ति को बढ़ाकर और दूसरा है कि मांग पक्षीय उपाय, ये दो तरीके से देखेंगे सरकार और RBI किस प्रकार से इन्फ्लेशन को टारगेट करता है या महंगाई को एक लेवल पे 4 मतलब भारत का RBI का मानना है कि 4+-2% पे इन्फ्लेशन रहना चाहिए, मतलब मिनिमम 2% और मैक्सिमम कितना 6%, इससे आगे और वो नीचे मतलब महंगाई का दर नहीं जाना चाहिए। तो ये देखेंगे उपाय इसका कंट्रोल करने का। उसके बाद से देखेंगे मुद्रास्फीति की गणना, पूरा इन्फ्लेशन किस प्रकार से काउंट किया जाता है, कौन सी अथॉरिटी इसको काउंट करती है, सरकार का कौन सा मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व होता है, वो सारी डिस्कस हो गई। 3 इंडेक्स बनता है, इंडस्ट्रियल वाला एक जिसको IIP बोलते हैं, एक होता है होल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, WPI और IIP। ठीक है, तो इन सब के बारे में, तीनों के बारे में समझेंगे, किस इंडेक्स के आधार पे महंगाई निर्धारित होती है, वो सारी बातें डिस्कस होगी। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और भी पढ़ेंगे जहाँ पे मतलब ये इन्फ्लेशन से क्या होगा जुड़ा होगा। तो इतना सारा टॉपिक आपको पूरे इस इन्फ्लेशन के अंतर्गत करना है। ठीक है, इस स्लाइड का एक पेज आप पहले इन्फ्लेशन जहाँ पे टॉपिक लिखे हैं उसी के नीचे एक पेज छोड़ देना है पूरा टॉपिक लिखने के लिए। हम इसको टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं, आप वहाँ से इन सारी बातों को लिख लेना है, फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें से क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो ओवरऑल एक पता तो चलते रहेगा कि इन्फ्लेशन में भी कहाँ पढ़ रहे हैं और कितना चीज़ें इसमें से क्या है बाकी है। तो एक पेज यहाँ से छोड़ देना है, बाहर देखो कोई, एक पेज इसके लिए छोड़ देना है, टेलीग्राम पे आपको जाएगा ये स्लाइड और वहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना है। कोई दिक्कत परेशानी बोलो ना जी। नेक्स्ट बोर्ड पे देखो, एक यहाँ पे शब्द लिखा है लिक्विडिटी, और इसी को हम बोलते हैं तरलता, इसको बोलते हैं हिंदी में तरलता या लिक्विडिटी। ठीक है, तरलता का मतलब कि यहाँ पे देखो ये नल से पानी गिर रहा है, नल से पानी न गिरकर यहाँ पे पैसा गिर रहा है। ठीक है, अगर इसको खोल दिया जाए तो मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मान लो कि इसके जगह पे पानी गिरता, तो पानी गिरता तो अगर पानी ज़्यादा आने लगे तो तरलता बढ़ जाएगा, यानी लिक्विडिटी मार्केट में जगह पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो पानी गिरना बंद हो जाएगा, यानी लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी तरलता क्या हो जाएगा, कम। इतना तो सिंपल सा लॉजिक समझते हैं। अब इसी नल में पैसा डाल दिया गया है, अगर इसको फ़ोन, हेलो फ़ोन, इतना व्यस्त शेड्यूल में भी क्या करें,
क्या कर रहा है फिर बोल रहे को। तो लिक्विडिटी का मतलब, तो यहाँ पे पैसा डाल दिया गया, अब इसको खोलेंगे ऊपर से तो ये पैसा क्या होगा बाहर, तो अगर खोल दिए तो पैसा क्या होगा, ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसी को बंद कर दिए तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, अब पूरा इस लिक्विडिटी को दो जगह से कंट्रोल किया जाता है, मतलब इस तरलता को दो जगह से कंट्रोल करते हैं। एक तो कंट्रोल करता है आरबीआई, जिसको नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे आएगा अभी मुद्रा एवं बैंकिंग एक चैप्टर है, वहीं पे आरबीआई और भारत के सभी बैंकों के बारे में समझेंगे। और दूसरा हथियार है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट भी इस मुद्रा को यानी इस मनी को या इस करेंसी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। कोई दिक्कत परेशानी। बोर्ड पे देखो, भारत के अंतर्गत जितने सारे बैंक है ना, बैंक, ये आपको बैंक दिख रहा है, अलग अलग बैंक आपके गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में स्टेट बैंक होगा, एक्सिस बैंक होगा, अलग अलग बैंक आपको दिखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक होगा, मतलब ये सब बैंक दिखते हैं, ठीक है। इन सभी बैंकों के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल रहता है, यानी मतलब सब आरबीआई के कंट्रोल में रहते हैं, इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। कोई दिक्कत पर्सन बोलो ना जिसने। फिर ये बैंक नीचे कंज्यूमर से या कस्टमर से क्या होता है, जुड़े होते हैं। बैंक का काम क्या है, मान लो कि ये कोई बैंक है और कोई एक कस्टमर है, तो इसका दो काम है। बैंक मतलब बैंक, मान लो कि यहाँ पे कोई बैंक है तो ये कैसे काम करता है, बोर्ड पर देखो। मान लो कि जितना सारा कस्टमर है, हम और आप जो भी अपना पैसा सेविंग करते हैं वो बैंक में ले जाकर जमा कर देते हैं। कोई दिक्कत पर्सन, बैंक में हमने जमा कर दिया, बदले में बैंक हमको कुछ ब्याज भी दे देता है। मान लीजिए आप कुछ लाख 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा किए तो 2-4% आपको क्या मिलेगा, ब्याज। सामान्यतः 4% के आसपास आपको ब्याज मिलता है, लेकिन ये सालाना होता है। बात समझे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पैसा जमा कर दिया, आपको बैंक को देना है ब्याज। अब घर पे ये बैंक अपने घर से तो ब्याज नहीं ना देगा भाई, जो पैसा आपने जमा किया है उस पैसों को ये किसी उद्योगपति को क्या कर देगा, प्रदान कर देगा। उद्योगपति को दिया, और उद्योगपति को दिया तो ये इससे क्या करेगा, ब्याज लेगा। बात समझ रहे हैं। तो उद्योगपति से मान लो कि 8 से 9% या मान लो कि 10% यहाँ से क्या करता है, ब्याज लेता है। बात समझे। और बदले में ये 4% पब्लिक को क्या करता है, ब्याज देता है। बीच में कितना परसेंट बच गया, 6%। यही बैंकों का मुनाफा है, 6%। अभी इसी 6% में पूरा इनका लाइट, फोन, बिजली, कर्मचारी का पैसा वैसा, अपना सब पैसा वैसा, लाभ मुनाफा सब कुछ इससे क्या है, 6% में। बात समझ में आ रहा है। तो बैंक का एक काम है कि कस्टमर के पैसे को ये जमा करते हैं, जमा करने के बदले कुछ उनको ब्याज में पैसा देते हैं, 3-4%। आप भी मुफ्त में तो पैसा बैंक में नहीं ना रखेंगे। अब आपके अकाउंट में 2-4 हज़ार रुपये होगा तो 4% कितना, 4-5 रुपये बढ़ता है, आपको समझ में भी नहीं आता। पैसा ज़्यादा रहेगा तब ना समझ में आएगा कि 4% बढ़ा है, तो थोड़ा सा दिखेगा। और सालाना बढ़ता है, मंथली नहीं है। तो बैंक में कस्टमर का पैसा जमा होता है, बदले में उनको क्या मिलता है, ब्याज। बैंक ऐसा नहीं कि इसको सजा कर रखता है कि चलो एक रूम में सजा कर रखना, रोज सुबह शाम उठ कर देखेंगे कि कितना पैसा आ गया, तो पता चला कि अपना बैंक का जमीन बेचकर फिर इसको पैसा चुकाना पड़ेगा। इसलिए ये पैसा उद्योगपति को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बता रहे हैं भाई, उद्योगपति कम नहीं होगा भाई। उद्योगपति तो हमेशा बने रहेंगे मार्केट में, लोन लेने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट किस पे, इस पे डिपेंड करता है। बात समझे। तो उद्योगपति कोई पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। कोई दिक्कत पर्सन, मान लो उद्योगपति नहीं है तो ले जाकर आरबीआई में जमा कर देगा। एक रिवर्स रेपो रेट नाम कहीं सुने होंगे, और नहीं सुने तो आगे आएगा। इसके पास एक और ऑप्शन है, उद्योगपति ना ले तो ले जाकर आरबीआई में जमा कर देगा। आरबीआई भी कुछ % ब्याज इनको देगा, ये तो फिक्स है। आरबीआई कभी भाग भी नहीं सकता है भैया, उद्योगपति तो भाग सकता है, विजय माल्या भी हो सकता है, नीरव मोदी भी हो सकता है, पैसा लेकर निकालेगा। बोर्ड पर देखो, अब मान लो कि उद्योगपति को पैसा दिलाया, अब उद्योगपति आपका पैसा लेकर भाग गया भाई। अब ऐसा जरूर इंटेंशन उसका ये नहीं है कि आपका पैसा लेकर भाग जाए। विजय माल्या को हमेशा बुरा मत समझिए। विजय माल्या जिस एविएशन सेक्टर में पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2002, 3, 4, 5 के आसपास, तो बहुत सारा पैसा लिया, तो उनका पूरा ऐसा उम्मीद था कि एविएशन सेक्टर पूरा काम करेगा, हमारा पूरा फ्लाइट वगैरह चलेगा, हम पैसा कमा के सरकार के पैसे को पे कर देंगे। लेकिन आगे चलकर इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी हो गया 2008-9 के आसपास, और धीरे धीरे एविएशन सेक्टर पूरा कमज़ोर हो गया। और कमज़ोर होने की वजह से पूरा एविएशन सेक्टर भारत का तहस नहस हो गया। अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि अपने पैसे को दोबारा से रिकवर करके सरकार को क्या कर ले, पे। इसलिए भारत से क्या हो गया, निकले। तो उद्योगपति इस इंटेंशन से नहीं लेता है कि वो पैसा लेकर वो भाग जाएगा, उसके व्यापार और तमाम चीज़ें चौपट हो जाती है, कुछ वजहों से तो वो क्या होता है, निकल जाता है। बात समझे ना। अब सपोज करें कि उद्योगपति जिसको ये बैंक पैसा दिया हुआ है, ये पैसे करके घपला करके भाग जाए, तो पैसा किसका बर्बाद होता है, कंज्यूमर या कस्टमर का पैसा लेकर ये क्या हुआ है, भागा हुआ है। इसलिए कोई भी बैंक बर्बाद होती है तो बैंक बर्बाद होने के से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित पक्ष होता है वो कौन होता है, कस्टमर। अपनी एक एक मेहनत की कमाई को इसमें सेविंग करके रखा हुआ है कि जब ज़रूरत पड़ेगा, चाय पीना होगा तो 10 रुपये गूगल पे करके पिएंगे, और पता चला कि बैंक का वो यूपीआई काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो बैंक भाग गया है भाई।
तो फिर आपका सब मेहनत का पैसा क्या हो गया, लॉस में चला गया। तो आगे सब बैंकिंग वाले सेक्टर में आएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। अब मान लो कि आरबीआई सबसे ऊपर टॉप पे बैठा हुआ है आरबीआई। अब आरबीआई क्या करता है कि कुछ इंटरेस्ट लेता है, मतलब कुछ अपना ब्याज दर लगाता है, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, रेपो रेट। और ये बैंकों को उधार देता है। अगर बैंकों को पैसा की कमी पड़ जाए तो रेपो रेट एक मिनिमम ब्याज लेगा और इस ब्याज पर इसको क्या करेगा, पैसा उपलब्ध करवा देगा। कोई दिक्कत परेशानी। और ये फिर इसी पैसे को ये कस्टमर को क्या कर देंगे, उपलब्ध करवा देंगे। बात समझे ना। अगर मान लो कि ब्याज दर ज़्यादा रहता है, आरबीआई ब्याज दर ज़्यादा रहती है, तो बैंक को ब्याज दर ज़्यादा लेकर आएगा और पैसा देने में भी इसका दर भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। कस्टमर कम से कम पैसा लेंगे, मार्केट में पैसा कम से कम लेंगे, क्योंकि पता है उनको कि ब्याज क्या है, ज़्यादा। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल मतलब टाइट, इसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। उस नलके को क्या कर दिया गया, टाइट कर दिया गया, मतलब जोर से उसको कस दिया गया है कि पैसे का फ्लो क्या हो, कम हो। अगर इस इंटरेस्ट रेट को आरबीआई कम कर दे, 2-3% पे ला दे और ये लाकर 4-5% पे लोन बांटने लगे कस्टमर को, आपको भी लगेगा चलो भाई 5% पे मिल रहा है, थोड़ा सा पैसा लेकर आते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो पैसे का फ्लो मार्केट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको हम बोलते थे कि तरलता क्या हो गया, बढ़ गया। तो आरबीआई क्या करता है, पूरे मुद्रा को ही कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, यानी ब्याज दर को बढ़ा देगा, तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। इन्वर्स होता है रिलेशन, क्योंकि जैसे ही ब्याज दर होगा लोन महंगा हो जाएगा। लोन महंगा होगा तो सामान्य लोग और लोन लेने से क्या होंगे, बाहर भागेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट मतलब कम हो जाए ब्याज दर, तो लोन सस्ता हो जाएगा। लोन सस्ता हो जाएगा तो हमारा कोई भी मर्जी करेगा वो लोन यहाँ से क्या कर देगा, प्रदान। तो मार्केट में पैसे की तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ बात समझे। तो इस प्रकार से एक आरबीआई कंट्रोल करता है पूरे इस मनी को, कोई दिक्कत परेशानी। एक दूसरा, इसको गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है। सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे कंट्रोल करती है, तरलता को बढ़ाने में और तरलता को घटाने में। मान लो कि सरकार अभी इनकम टैक्स लेती है या फिर जीएसटी जो भी टैक्स लेती है, टैक्स के रेट को कम कर दे। मान लो कि आपका 10 लाख रुपया इनकम है एक मंथ में, एक सालाना 10 लाख रुपया इनकम है। इस पर अगर 30% टैक्स है तो आपके पास खर्च करने के लिए कितना बचा, 7 लाख। अगर टैक्स को घटाकर 10% गवर्नमेंट कर देती है तब आपको खर्च करने के लिए आपके पास कितना बच गया, 9 लाख। तो मार्केट में तरलता क्या हो गया, जाता। तो जैसे ही टैक्स रेट घटता है मार्केट में तरलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझे। या दूसरा कि सरकार अपना एक्सपेंस बढ़ा दे, खर्च बढ़ा दे। सरकार बोले कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो 6,000 रुपया दिलाता है वो 12,000 रुपया दिलाएगा। 2024 के बजट में ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो 2024 में चुनावी है, तो 2000 मान लो कि सरकार बोलती है कि 6,000 के जगह पर हम कितना हज़ार देंगे, 12,000। सरकार अपने एक्सपेंस या खर्चे को क्या कर दे, बढ़ा दे तो मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझे, बोलो ना। जैसे सरकार बोले कि सब्सिडी जो अभी 50 रुपये दिलाता है उसको हम 300 रुपये सब्सिडी देंगे, अपने एक्सपेंस यानी अपने खर्चे को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तब भी उस तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या टैक्स को क्या कर दे, कम कर दे, तब भी मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर सरकार अपने एक्सपेंस को कम कर दे, यानी जो 6,000 दिला रहा है उसको भी बंद कर दे, तो तरलता कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। कि लिक्विडिटी कुछ पैसा सरकार ने क्या कर लिया, होल्ड। तो इस तरह से पूरे इस लिक्विडिटी या तरलता को आरबीआई भी मैनेज करता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ व्यवस्थाएं रहती है जो इस तरलता को क्या करती है, मैनेज करते हैं। इतना बात समझ में है। अब इस टॉपिक अंतर्गत सबसे पहले ये देखे थे हम, ये देखे थे कि यहाँ से इकोनॉमिक अंतर्गत बूम सिचुएशन और रिसेशन की स्थिति कैसे पहुँचती है। तो ये वाला मैप देखिए, ये आपका किसी भी देश के अंतर्गत इकोनॉमी है। ये वाला कंडीशन दिख रहा है, यहाँ से कुछ डाला जा रहा है, मतलब वो बैलून बोले ना, फूंक मार के इसको फुलाया जा रहा है, मतलब इकोनॉमी को बूम सिचुएशन में पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ से पैसा इंजेक्ट किया जा रहा है, मतलब इसमें पैसा क्या जा रहा है, डाला जा रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ओवरऑल इससे ग्रोथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे कुछ डाला जाएगा इसका ग्रोथ, मतलब बैलून पहले इतना बड़ा था, धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसका ग्रोथ क्या होगा, बढ़ेगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं कि ये कौन सा सिचुएशन है, बूम सिचुएशन। अभी आप ऊपर देखेंगे क्यों ऐसा हुआ, लेकिन ये कंडीशन समझ में आया। अब इधर से को पिन चुबा के हवा इसका निकाला जा रहा है, तो इस स्थिति को बोलते हैं लीकेज, या इसमें से क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है।
तो क्षरण हो रहा है तो इकोनॉमी यहाँ पे बूस्ट अवस्था में, तो यहाँ पे श्रिंक, मतलब वो बैलून क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो इसको सिकुड़ने की स्थिति बोल सकते हैं। और इसी कंडीशन को रिसेशन या सिचुएशन या इसी को मंदी का सिचुएशन बोला जाता है। दो बात समझ में आया। तो एक तरफ से बैलून में सपोज करें कि कुछ डाल रहे हैं, यानी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ क्या किया जाए, डाला जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी क्या हो, बूस्ट हो, और इकोनॉमी बूस्ट सिचुएशन में चले, क्योंकि इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दूसरे साइड से अगर कोई लीकेज हो जाए, पैसा मतलब इधर उधर होने लगे, तो इस कंडीशन को हमारा बैलून हो क्या होगा, अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगेगा, तो इसको बोलते हैं श्रिंक सिचुएशन या इसी को रिसेशन या इसी को मंदी के नाम से जाना जाता है। इतना बात समझ। अब ऐसा होता क्यों है उसको समझिए। अब इंजेक्ट या इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो मान लीजिए कि निवेश है, इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला लिखा है इन्वेस्टमेंट। अगर हमारे पास पैसा, इनकम हमारा बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ हम निवेश भी करने लगे पैसे को, पैसा कुछ दुकान में लगा दिए, कुछ और बाइक खरीद लिए, कुछ और खरीद लिए, कुछ और खरीद लिए, 2 मोबाइल खरीद लिए, फला फला सामान चीज़ें खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो मार्केट में पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, मतलब इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब पैसा इस बैलून में कुछ ना कुछ डल रहा है ना, बोलो ना जैसे। तो बूम सिचुएशन का इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा इकोनॉमिक में, ये कौन सा सिचुएशन में होगा, बूम सिचुएशन। और इसी के स्थान पे हम बचत करने लगे, सेविंग, जितना पैसा इनकम आ रहा है सब बैंक में जमा करते जा रहे हैं, जमा करते रहें, या घर में वो अलमीरा रखें उसी में सब सजा सजा के रखे जा रहे हैं। तो इकोनॉमी में जो पैसा डालना तो वो पैसा हम क्या कर रहे हैं, निकाल निकाल कर सजा सजा कर अलमीरा में रख रहे हैं। तो इसकी स्थिति को जन्म देगा रिसेशन को। बात समझ में आ रहा है ना। इकोनॉमिक कुछ नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी को समझना होता है और चीज़ों को पकड़ना होता है। पूरे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मुश्किल से 100 से 150 ऐसे वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी आएंगे जिसको बस समझ जाएंगे तो पूरा इकोनॉमिक्स इसी पे घूमता फिरता है, और कुछ नहीं है, कंसेप्ट को बस पकड़ना है, बाकी डाटा तो हर साल अपडेट होता है, ठीक है। तो दूसरा, एक तो इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा वो इकोनॉमी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, और साथ ही साथ जैसे जैसे बचत होगा इकोनॉमी को श्रिंक करेगा या उसको सिकुड़ने का प्रक्रिया में डाल देगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेशन। इतना बात समझे। दूसरा, गवर्नमेंट एक्सपेंस क्या कर दे, बढ़ा दे, सरकार अपने खर्चे को बढ़ा देगी, तो खर्चे को बढ़ाएगी तो कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था में क्या कर रही है, 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किसान सम्मान निधि, 6,000 एक्स्ट्रा अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, आ गया। बात समझे। 500 रुपये महिलाओं के जनधन खाता में गया, मार्केट में क्या किया, कुछ डाला गया, बोलो ना जी। सब्सिडी का पैसा मिल रहा है, मार्केट में कुछ क्या किया गया, डाला गया। रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, मार्केट में कुछ ना कुछ पैसा क्या हो रहा है, डाला जा रहा है। तो ये कौन सा सिचुएशन, बूम सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंस जब भी बढ़ेगा उससे हमारा बूम सिचुएशन होगा, और फिर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा, दूसरे साइड गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस को कम कर दे, पैसा डालने के बजाय पैसा निकालने लगे, लीकेज कर दे, 6,000 से घटाकर 2,000 कर दे सम्मान निधि में, तो पैसा कुछ अपने तरफ खींच ली, बोलो ना जी। सब्सिडी को सब घटाकर 0 कर दे, कोई रोड सड़क कोई हॉस्पिटल कुछ नहीं बन रहा है, तो पैसा कहीं पे डाला जा रहा है, नहीं, पैसे का हो रहा है, निकल रहा है। तो इस कंडीशन में कौन चल रहा है, रिसेशन वाला हो जाए। बात समझे ना। जस्ट लाइक वैसे ही मान लो कि टैक्स रेट, सरकार अपनी टैक्स को क्या कर दे, कम कर दे। जैसे ही टैक्स को कम करेगी तरलता, लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, मार्केट में पैसा ज़्यादा क्या होगा, डलेगा। हम ही समझा रहे हैं, हमें समझने वाला बात नहीं है। 10 लाख मेरा इनकम था, सरकार का टैक्स 30% था, तो हमारे खर्च करने के लिए हमारे पास 7 लाख बचे। अब सरकार ने टैक्स को कम करके 10% कर दिया, हमारे खर्च करने के लिए 9 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा हम मार्केट में क्या करेंगे, डालेंगे। तो बूम सिचुएशन में सरकार अपनी टैक्स रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है। इतना बात समझ रहे हैं आप, बोलो ना जैसा। दूसरे साइड इसी का उल्टा कर दीजिए कि जब रिसेशन की स्थिति लाना होगा तो फिर टैक्स रेट को सरकार क्या कर देगी, बढ़ा देगी। बात इतना समझ में। नेक्स्ट एक कंडीशन है इंटरेस्ट रेट, ये आरबीआई के सेंस में लिखा गया है। आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को घटा दे, तभी बोल रहे जैसे ही घटाते हैं तो मार्केट में तरलता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ अब इकोनॉमी में डालने का प्रयास किया जा रहा है। बात समझ में आया। तो इकोनॉमी में डालने का प्रयास, इसका जस्ट अपोजिट अगर इंटरेस्ट रेट को ये क्या कर दे, बढ़ा दे, तो बढ़ा दे मतलब कि मार्केट से पैसा क्या कर रहा है, निकालना है। क्योंकि जैसे हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ब्याज की दर जैसे बढ़ेगी, लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जो लिया होगा वो फटाफट जमा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि महंगा हो जाएगा, तो और जमा करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, लीकेज या क्षरण या उसमें से जाने लगेगा। बात समझ में आया। एक तीसरा कंडीशन है कि हमारा निर्यात, एक्सपोर्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे ही निर्यात बढ़ेगा, विदेशों से पैसा मिलेगा, मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है।
अगर हमारा और इंपोर्ट क्या होता है इस कंडीशन में घट जाता है, क्योंकि आयात करेंगे तो हमको पैसा खर्च होगा ना, तो वो लीकेज में ना चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट क्या हो जाता है, कम। इसके जस्ट उल्टा होगा कि जब श्रिंक सिचुएशन या रिसेशन की रहेगी तो इस समय एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम, और हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इतना बात समझे, बोलो ना जी। अब देखो ये जो रीज़न इधर दिख रहा है, इन सब के कारण महंगाई आती है। मतलब महंगाई क्या होगी आगे, महंगाई या इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपके मार्केट में जितना वस्तु और सामान है, वस्तु और सामान के अपेक्षा मतलब जितना डिमांड है उससे सप्लाई ना हो पाए, मतलब डिमांड है बहुत ज़्यादा, उसके अपेक्षा उतना सप्लाई ना हो पाए, तो डिमांड और सप्लाई का चेन गड़बड़ हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगा और सप्लाई उस लेवल पे नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे आपका इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि डिमांड है 100, मतलब किसी चीज़ का पहले था उसका प्राइस 100 रुपया था, लेकिन अचानक डिमांड बढ़ गया, अब 150 हो गया और वस्तु का उत्पादन उतना ही है, 150 लोग अब खरीदार हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जितने कंडीशन आपको इधर वाला दिख रहा है, इससे महंगाई बढ़ती है, कहीं ना कहीं से महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि मान लो कि जैसे ही सरकार अपने एक्सपेंस को बढ़ाएगी, सबको बोले कि वो प्रधानमंत्री सूटकेस योजना ले लो चलेगा, सभी विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपया मिलेगा, कोई भी 1 लाख रुपया ला कर रखेगा नहीं, सब कुछ ना कुछ खरीदेंगे भाई, कोई मोबाइल खरीदेगा, कोई शर्ट पैंट खरीदेगा, कुछ और खरीदेगा, कुछ एक बाइक खरीदेगा, सब पैसा क्या होगा, इन्वेस्ट। मार्केट में उत्पादन तो उतना ही है, मार्केट में मनी का फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया, डिमांड सप्लाई का चैन खत्म और यहाँ से महंगाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन सभी कारणों से महंगाई क्या होता है, बढ़ता है। अपने ब्याज दर कम कर दे कौन, आरबीआई, ब्याज दर कम करेगा, लोन सस्ता होगा, सबको मतलब लोन बहुत सस्ते दर, सबको लोन सस्ते दर पे मिलने लगा, सब लोग लोन लेकर आएंगे तो पैसा अपने घर में थोड़े ना रखेंगे भाई, जाएंगे गिट्टी खरीद के लाएंगे, बालू खरीद के लाएंगे, छड़िया खरीद के लाएंगे, 2-4-10 को लेबर पकड़ेंगे, घर बनवाएंगे उसको, एक कार खरीद के लाएंगे, उसमें तेल डलवाएंगे, घूमेंगे, पैसा क्या होगा, खर्च, डिमांड सप्लाई फिर गड़बड़, तो महंगाई इससे क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ रहे हैं। तो एक बात तो इधर जितना रीजन लिखा हुआ है इसके कारण महंगाई क्या होती है, बढ़ती है। बस इसको कंट्रोल करने के लिए इधर वाला रीजन को क्या कर देना, अप्लाई कर देना। अगर महंगाई बढ़ गई है तो सरकार अपने टैक्स रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। यानी मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया तो निकालना है तो टैक्स बढ़ा दीजिए, 10 लाख पे 10% लगाए थे और 30% कर दीजिए, 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर रहा था लाकर सरकार के जेब में डाल दीजिए। आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, लोन को महंगा कर देगा, जो फटाफट लोन ले रहे थे सब लोन महंगा कर, सब पैसा क्या होगा, जमा। तो इन सभी कारणों से आपका महंगाई या इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ता है, और इन सब कारणों से आपका इन्फ्लेशन को टारगेट या कम किया जा सकता है या इसको घटाया जा सकता है। इतना बात समझिए, बोलो ना जैसे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इधर वाले को पार्ट को बोलते हैं कि इकोनॉमी में बूम सिचुएशन चल रहा है या इकोनॉमी थोड़ा सा अच्छी स्थिति में है, ठीक माना जाता है, ठीक है। इधर वाले कंडीशन में अर्थव्यवस्था की हालात कुछ गड़बड़ हो जाती है और इसको बोलते हैं हम रिसेशन या मंदी की अवस्था में क्या हो गया, पहुँच गया। कितना बात दिक्कत। इस स्लाइड को भी हम भेजते हैं कि बनाइएगा। सब लोग टेलीग्राम पे हैं, जो नहीं है वो हाथ उठाओ पहले। कौन है टेलीग्राम पे नहीं है, तुम दोनों, अच्छा आज ही आए हो इसलिए नहीं हो, आपको यहाँ पे करके भेजा जाएगा, टेंशन न लीजिए। बोल इतना बात समझ गया, तो इसको भी टेलीग्राम पे भेजते हैं, इतना जगह आप अपने लिए छोड़ लीजिएगा और फिर नेक्स्ट बात को समझते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे अगला बात लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, और सॉरी नीचे कुछ इंट्रोडक्शन लिखिए, नीचे इतना जगह छोड़ के फिर कहीं लिखिए इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक आप मुद्रास्फीति लिखे हुए थे, ये टॉपिक था ना आपका इन्फ्लेशन, डैश देख लिखिए। अब इन्फ्लेशन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, डेस्क देख लिखिए। मुद्रास्फीति से अभिप्राय, मुद्रास्फीति से अभिप्राय, इसको चालू कर लो, ऊपर वाला, ऊपर इधर वाला, इधर। मुद्रास्फीति से अभिप्राय, दीर्घकाल में, मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में मतलब एक लंबे काल में, दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की, दीर्घकाल में, दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है, वृद्धि की स्थिति से है, अर्थात जब कीमतों में, अर्थात
जब कीमतों में लिखिए, अर्थात जब कीमतों में सामान्य स्तर से लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाता है। मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाता है। अर्थात बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अब देखो इसमें क्या होता है कि मुद्रा का जो मूल्य होता है, मुद्रा का मूल्य इस कम हो जाता है, या फिर इसी को बोलते हैं कि इसकी क्रय शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई है। किस कंडीशन में? इन्फ्लेशन के कंडीशन में। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 बोर्ड पे देखिए, जैसे मान लो कि हमारे पास 100 रुपया था, 100 रुपया, कोई दिक्कत। वर्ष 2020 में सपोज करो कि वर्ष 2020 में इस 100 रुपये में हम खरीद सकते थे, मान लो कि 4 पैकेट ब्रेड, नहीं, मान लो कि हम खरीद सकते थे 10 पैकेट ब्रेड, जब एक ब्रेड के पैकेट की कीमत कितने थे? 10 रुपये। कोई दिक्कत पड़ता नहीं। लेकिन जब वर्ष 2023 में हम ब्रेड खरीदने गए तो हमारे पास वही 100 रुपये का नोट था, लेकिन यहाँ पे अब 10 को नहीं पैकेट मिल रहा है, हमको मिल रहा है, सपोज करिए कि 7-8 पैकेट मिल रहा है, 8 पैकेट। कोई दिक्कत पर्सन, बात समझ रहे हैं ना? यानी ब्रेड की कीमत जो पहले 10 रुपया थी वो कितना रुपया हो गया? 12 रुपया। यानी वस्तु का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। बस यही है आपका इन्फ्लेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? महंगाई। कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो, अब इस कंडीशन में हमारे जो पास मुद्रा था, इसकी क्रय शक्ति क्या हो गई है? कम। वही 100 रुपया में हमारे पास खरीदने की क्षमता थी कि हम 10 पैकेट ब्रेड खरीद सकते थे, वही 100 रुपया है जिसमें हम अब 8 पैकेट ब्रेड खरीद सकते हैं। तो हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई है कि घट गई है? घट गई है। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो गया? गिरावट, या फिर इसकी क्रय शक्ति क्या हो गई? कम हो गई। बात समझे? 100 रुपये में पहले के ज़माने में, आप 100 रुपये में 2014-15 में आप 100 रुपये में पेट्रोल डलवाते थे कम से कम 1.5 लीटर, 60 रुपये जब लीटर था। बात समझे? अभी 100 रुपये देंगे तो आपको मिलेगा 900 ml। एक 60 रुपये बिहार में लीटर है, 900 ml मिलेगा। बात समझे? तो 100 रुपये में हम खरीदते थे 1.5 लीटर, अब खरीदते हैं कितना? 900 ml। तो हमारा मुद्रा का जो परचेजिंग पावर था वो बढ़ गया कि घट गया? घट गया। तो जब भी इन्फ्लेशन आता है मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इतना बात समझे? तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि वस्तु और सामान का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आज से दशहरा में आप चिकन खरीद रहे थे 120 रुपया केजी, और दशहरा खत्म हुआ तो 180 रुपया केजी हो गया, और आके बाहर बोल रहे हैं कि मोदी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। बात समझ रहे हो? अब ये हो सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई का चेन कुछ समय के लिए इधर उधर हो गया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप बोलने लगे और सरकार को उल्टा सीधा बोलने लगे महंगाई बढ़ गया कि 200 रुपये किलो चिकन मिला फला टिमका। हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? मान लो कि जो पनीर आपको दशहरा से पहले मिल रहा था 250 रुपये के जी, वो दशहरा के समय डिमांड बढ़ गया तो ये 350 रुपये पे पहुंच जाएगा। तब नहीं कर सकते हो कि इस समय महंगाई बढ़ गया है, मतलब चारों तरफ देखो महंगाई महंगाई, फल भी महंगा हो गया, सब महंगा। नहीं, इसको कोई खास महंगाई नहीं बोलेंगे। बात समझे ना? ये सामान्य डिमांड एंड सप्लाई थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तब इसके कारण ये महंगाई क्या हुई है? जनरेट हुई है। इसको हम सामान्यतः महंगाई में काउंट नहीं करते हैं। किसी एक प्राइस इधर उधर हो जाए या 2-3 वस्तुओं के प्राइस इधर उधर हो जाए तो इससे महंगाई पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़े। ओवरऑल एक बास्केट ऑफ कुछ गुड्स रखा गया है, मतलब कुछ जैसे बोर्ड पे देखो, मान लो कि वर्ष 2022 में 5 चीज़ें लेते हैं। एक मान लो कि गैस की कीमत वर्ष 2022 में था 900 रुपया, कोई दिक्कत पर्सन। उसी समय मान लो कि चावल की कीमत था, मतलब कोई बोरा लिए और इसका कीमत था 1000 रुपया। 1000 में कौन चावल मिलेगा? हम मान लो कि 25 किलो का चावल है और 1000 में मिला, कोई दिक्कत पर्सन? बोलो ना जी। दाल का एक बोरा लिए और ये दाल की बोरे की कीमत मान लो कि इसको भी मान लेते हैं कि 500 रुपये का दाल था, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर मान लो कि
हेलो, बात नहीं, मान लो कि और कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लो कि मस्टर्ड ऑयल का तेल, यानी जो खाना आप पकाते हैं उस तेल की कीमत 200 रुपया थी, कोई दिक्कत पसंद। और भी कुछ लेते हैं तो मान लीजिए एक पांचवा चीज़ ले लेते हैं, दाल चावल सब्जी मत बनाओ इसको। मान लो कि एक फ़ोन ने आपने खरीदा था, फ़ोन जिसकी कीमत उस समय थी 5000 रुपया, कोई दिक्कत पसंद। अब ओवरऑल इसका प्राइस जोड़िए, आपको 10 9 19 5 24 तो 26 और 5 से इसको मान लेते हैं कितना 3100, कोई दिक्कत पसंद। अब 2023 की बात करें, 2023, अब 2023 में जाएंगे तो ये गैस की कीमत मान लो कि 1200 हो गया, तब तक इधर चावल की कीमत थोड़ा सा कम हो गया, मान लो कि 800 रुपया हो गया, 800 रुपया हो गया, तब तक दाल की कीमत बढ़ के 600 रुपया हो गया, बात समझ रहे। फिर इधर ऑयल की कीमत था 250, ये हो गया 150 रुपया। इधर फ़ोन की कीमत जो 500 था उसमें खर्च कर रहे हैं 1000 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 8 20 6 26 10 36 और 1 3750। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें तो प्राइस कम हो गया तो महंगाई कम हो गई, इस स्थिति में देखें तो प्राइस कम हो गया महंगाई कम हो गई, इस स्थिति में देखें तो प्राइस बढ़ गया महंगाई बढ़ गई। तो इस तरह से एक बास्केट्स ऑफ गुड्स सरकार ने रखा हुआ है कि एक बास्केट है, उसमें इतने वस्तु और सेवाओं को डाला गया है। अब इसमें ओवरऑल देखेंगे कि 2022 में कितना 3100, 2023 में कितना 3750, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तब निकालेंगे कि हमारा महंगाई एक्चुअल में कितना परसेंट क्या हुआ है, बढ़ रहा है। तो किसी सिंगल वस्तु के प्राइस बढ़ने घटने से इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा एक बास्केट ऑफ गुड्स में देखेंगे कि हमारा टोटल प्राइस पिछले साल कितना था, इस वर्ष कितना था, या पिछले मंथ कितना था, इस मंथ कितना है, तब हमारा ये फाइनल जो यहाँ से कैलकुलेशन माइनस कर कर परसेंटेज निकालेंगे, तब पता चलेगा कि महंगाई या इन्फ्लेशन कितने परसेंट इधर उधर हुआ है। बात समझे ना। तो किसी एक वस्तु और किसी एक सेवा के बढ़ने और घटने से आपके इन्फ्लेशन पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मार्केट में अगर किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो ऐसा मत उल्टा सीधा बोलने लगे महंगाई बढ़ गया और फला ढंग का बात है, ठीक है। हो सकता है कि उसके सापेक्ष किसी और वस्तु या सेवा का प्राइस क्या हो, कम हुआ हो। इतना बात समझ में आया, ठीक है। तो किसी सिंगल वस्तु को नहीं, एक पूरा बास्केट ऑफ गुड्स को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगला। अब हेडिंग डालिए इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, वो थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन लिख लिए थे। हेडिंग डालिए मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, हेडिंग डालिए। लिखते भी रहना है, सोचते भी रहना है। नेक्स्ट एक लिखे, जब अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन हेडिंग है, डैश देकर, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति मतलब सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की अपेक्षा कमा देकर मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो अर्थात, तो काट दीजिएगा, अधिक हो जाती है अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमत यानी प्राइस, कीमतें सतत रूप से बढ़ती है, मतलब लगातार बढ़ते जाती हैं। कीमतें सतत रूप से बढ़ती है, लगातार सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है कि बढ़ता है, घटता है ना, कीमत बढ़ जाएगा तो बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है।
इन्फ्लेशन कहा जाता है। बोर्ड पे कहने का मतलब कि किसी वस्तु एवं सेवा की मांग जो है यानी डिमांड, इसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। बात समझ में आ रहा है? साथ ही साथ जितना वृद्धि हुआ उतना वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं हुआ, और वस्तु एंड सेवा का आपूर्ति या उत्पादन या सप्लाई, आपूर्ति कम हो जाए या उतना ही पे है, तो इस कंडीशन में जो स्थिति बनेगी वो वस्तु का प्राइस, वस्तु एवं सेवा का जो मूल्य होगा या प्राइस होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। और इसी स्थिति को हम नाम देते हैं क्या भाई, मुद्रास्फीति। बात समझ में आया? मतलब किसी भी वस्तु या सेवा की मांग बढ़ जाए, और मांग किससे बढ़ेगा, वो मुद्रास्फीति के कारण में देखेंगे कि मांग कैसे बढ़ता है। मार्केट में किसी वस्तु और सेवा की मांग बढ़ जाए तो उस वस्तु और सेवा की आपूर्ति कम हो जाए या उसी लेवल पे रहे, तो उसकी वस्तु और सेवा का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत परेशानी? जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 टोकरी प्याज था और इसमें 100 किलो प्याज था, कोई दिक्कत परेशानी? खरीदार इसके 5 लोग थे, 5 लोग इसके खरीदार थे, तब इसकी कीमत थी 20 रुपया केजी। कोई दिक्कत परेशानी? 100 केजी प्याज था, सब लोग खरीद कर ले गए। तब तक सरकार ने कुछ स्कीम वगैरह चलाया, पब्लिक के पास पैसा पहुंचा या पब्लिक के पास इनकम पहुंचा, जैसे भी पहुंचा, लिक्विडिटी बढ़ा तो अब इसके खरीदार 10 लोग हो गए, 5 लोग और इसके खरीदार जुट गए, डिमांड तो बढ़ गया। बात समझे? डिमांड जैसे ही बढ़ा, वस्तु तो इतना ही है। बात समझ रहे ना? अब दुकानदार इसी के प्राइस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा भाई, कि खरीदार उसके सामने बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इसके प्राइस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, मुद्रास्फीति। बात समझे? मान लीजिए सेवा का उत्पादन, कोचिंग का आपका फी जो है चल रहा है, सर्विस का उत्पादन कर रहे हैं, सरकार कोई स्कीम लॉन्च कर देगी, जो भी लक्ष्य में पढ़ने जाएगा उसको अलग से 500 रुपये हम देंगे अपने तरफ से। कोई दिक्कत पसंद? तो जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग भी सब लोग आ जाएंगे पढ़ने, अचानक डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई डिमांड बढ़ गया है तो थोड़ा सा प्राइस को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा तो मार्केट में क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। सोमनाथ सिंह पहले इलाज करते थे तो उनका 200 रुपया फी था शुरुआत में, डिमांड बढ़ा तो 300 हुआ, और डिमांड बढ़ा तो 400 रुपया हुआ। तो एक तो प्राइस भी बढ़ता है, बात समझे ना, दूसरी तरफ क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ता है। सर्फ का पैकेट पहले 10 रुपये ही खरीदते तो अभी भी 10 रुपये ही खरीदते हैं, पहले ½ केजी मिलता था, अब 350 ग्राम मिलता है। तो कान पकड़ने का एक दूसरा आइडिया है, महंगाई नहीं दिखाना हो, पब्लिक के बस सेंटिमेंट को पकड़ना है। तो सेंटिमेंट को पकड़ना है तो पता है कि भाई इसको 10 रुपये से 15 रुपये किए कि पब्लिक गुस्सा जाएगा, भाई 10 रुपये पैकेट मिलता था 15 रुपये कैसे मिल रहा है। तो इसी को दूसरा हथियार इस्तेमाल किया जाता है, इसके मतलब क्वांटिटी को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जो ½ किलो दिलाता था उसके जगह पे 300 ग्राम दिलाएगा, पब्लिक खुश, जनता खुश कि 10 ही रुपये में सर्फ का पैकेट मिल रहा है। शंभुनाथ सिंह भी जस्ट लाइक 30 दिन सर्विस एक पुर्जा का मिलता था, घट के 20 दिन आ गया। एक बार पुर्जा लगाएंगे तो 20 दिन के बाद से दूसरा पुर्जा लगाना पड़ेगा, प्राइस उतना ही है। क्या आपको लग रहा है कि सर्विस में कोई बढ़ोतरी और मुद्रास्फीति कुछ नहीं है? मुद्रास्फीति बढ़ गया है, क्योंकि पहले 30 दिन आप इलाज करवा सकते थे, तो अब कितना दिन करवाते हैं, 20 दिन करवाते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो इस तरह से दोनों तरीके से, तो वस्तु की मांग, वस्तु और सेवा की मांग में वृद्धि हो जाए, उस हिसाब से सप्लाई ना हो, और सप्लाई ना होगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। मांग बढ़ने के बहुत सारे रीजन है। आरबीआई अपना ब्याज घटा दे, एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बहुत सारे ब्याज जैसे ही घटाएगा, लोन सस्ता होगा, मार्केट में तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सब लोग डिमांड बढ़ा देंगे, सप्लाई तो है नहीं, इन्फ्लेशन आ जाएगा। सरकार किसान निधि के पैसा को 6,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपया कर दे, सब किसानों के पास पैसा आएगा, सब लोग खर्च करेंगे, डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए जल्दी, वस्तु एवं सेवा की मांग में वृद्धि प्लस आपूर्ति उस लेवल पे ना हो तो इन्फ्लेशन कंडीशन बन जाता है। लाइट को कहाँ भगा दिया तुम? खाना खाने गया है, रिएक्शन आना मतलब जरूरी है ना। पूरा न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ा हुआ ना इसको।
आएगा आएगा, इंतज़ार करिए। यहाँ कटा है तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का डिस्टर्ब होगा। ये जिस जोन में आप बैठे हैं सबसे सेंसिटिव जोन है। कलेक्टेड का लाइट इसी फीडर से है, तो कलेक्टेड में भी लाइट नहीं होगा, समझ जाइए। जैसे डीएम साहब आएंगे बहाल होना ही है 10 बजे तक, हो गया। नहीं तो पूरा कर्मचारी आराम फरमाने लगेगा, लोग लाइट नहीं आराम कर रहे हैं सर। नेक्स्ट, इसी का आप जस्ट बोर्ड पे देखिए, तो इतना बात समझ गया। अब देखो, महंगाई हमेशा बुरा भी नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं कि महंगाई चल रहा है तो सब कुछ मतलब खराबी है, कभी कभी महंगाई बढ़िया भी काम कर देता है। जैसे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मान लो कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति थोड़ा सा है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन यानी महंगाई थोड़ा सा क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, वस्तु का प्राइस बढ़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो जो भी कंपनी मालिक होगा जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, मान लो कि प्याज की जो कीमत है 20 रुपये से 50 रुपये होगा, तो किसान भी सोचेगा कि इस बार प्याज लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, 50 रुपये के जी बेचेंगे। बाइक की कीमत पहले 90,000 था, अब 1,00,000 रुपया हो गया, कीमत बढ़ गया है। तो जो बाइक बनाने वाली कंपनी होगी वो भी सोचेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। बात समझ रहे हो ना? तो जैसे मुद्रास्फीति बढ़ता है, जो भी कंपनी मालिक है, जो भी उत्पादन करने वाला है ना, तो धीरे धीरे अपना उत्पादन को क्या कर देता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, या उत्पादन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्योंकि उसको पता है कि अब प्राइस ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा हमको क्या होगा, इनकम होगा। यहाँ तक समझे? अब जैसे ही कहीं पे उत्पादन बढ़ा हुआ है, तो उत्पादन बढ़ा हुआ है तो इस उत्पादन हवा में थोड़े ना हो रहा होगा भाई। कोई मजदूर वहाँ पे काम कर रहा होगा, लोगों को रोजगार मिला होगा। ओवरऑल यहाँ से रोजगार में क्या होती है, वृद्धि होती है। रोजगार भी क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे ना? रोजगार में वृद्धि हुआ तो लोगों का इनकम क्या हो गया, बढ़ गया। लोगों का इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो भाई वो खर्च करेंगे, तो फिर वो उसी मार्केट में करेंगे। इकोनॉमी पूरी तरह से क्या करते रहेगी, चलते रहेगी। और ओवरऑल जब उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है कि थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति होना चाहिए, क्योंकि मतलब जो उत्पादक करता है वो थोड़ा सा इससे मोटिवेट रहे। इसलिए भारत सरकार के आरबीआई का मानना है कि 4+-2% हमारा मतलब इन्फ्लेशन क्या हो, बना रहे। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कहाँ 6, इतना इन्फ्लेशन रहे। विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसा करती है। 7% 8% भी हो तो चलेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड क्या हो, लगातार बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ा, तो उत्पादक लगातार अपने वस्तु और सेवा का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। मान लीजिए कि कोचिंग का डिमांड बढ़ गया, सर्विस का, इस सर्विस का डिमांड बढ़ गया, तो हम भी सोचेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उत्पादन हो। बात समझेंगे ना? तो इससे उत्पादन, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो पहले ही बोले सरकार भी गिरा देता है। और पता चले 1 किलो, अब इतना ज़्यादा हो जाए कि पता चले आप खरीदने जा रहे हैं 1 किलो प्याज और देना पड़ रहा है 100 रुपया, तो सरकार को उल्टा सीधा तो बोलेंगे भाई। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से ये महंगाई या मुद्रास्फीति एक लेवल तक सही है, एक लेवल पे थोड़ा बहुत बढ़ती है तो उससे ओवरऑल फायदा ही होता है इकोनॉमी को, कुछ ज़्यादा घाटा नहीं होता है। लेकिन ये ज़्यादा चल जाए, रेगती हुई चल रहा है रनिंग स्थिति में तो ठीक है, लेकिन कूदता हुआ मतलब सैकड़ा पे चला गया तब तो फिर ये क्या है, इकोनॉमी को ध्वस्त कर देता है। ठीक है, एक लेवल तक महंगाई सही है। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिए। तो मुद्रास्फीति के जस्ट उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा मुद्रा अस्फीति, मुद्रा संकुचन इसको बोलते हैं, मुद्रा संकुचन, या इसको बोलते हैं मुद्रा अस्फीति, मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन इसको बोलते हैं, डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन अलग है और डिफ्लेशन अलग है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिफ्लेशन अब ऊपर वाले डेफिनेशन को ही उल्टा कर देना है, ठीक है। तो लिखते चलिए और दिमाग लगाते रहिए। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाए कि ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, उनकी मांग कम हो जाती है, उनकी मांग कम हो जाती है, मांग कम हो जाती है, कम हो जाती है, तो इससे कीमतें घटती हैं, तो इससे कीमतें घटती हैं, कीमतें घटती हैं, जिसे
मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। कीमतें घटती हैं जिसे मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। बोर्ड पे देखिए, बात समझ में आए? नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, समस्या का समाधान है। तो वस्तु और सेवा का ही होगा भाई, वस्तु एवं सेवा। वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा की जो मांग है, मांग डिमांड, ये मांग में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। सॉरी, एक मिनट। हाँ, वस्तु और सेवा की मांग क्या हो जाए? कम हो जाए। कोई दिक्कत पर्सन? जबकि साथ ही साथ वस्तु और सेवा, वस्तु एवं सेवा का जो उत्पादन है वो बढ़ते रहे या स्टेबल रहे। तो इस स्थिति में जो कंडीशन बनेगा उसी को हम क्या मतलब, इसमें कीमतें जो होगी, कीमतें वस्तु एवं सेवा की कीमतें क्या होने लगे भाई? कम होने लगेंगे। वहाँ पे क्या था? बढ़ने लगे, कम होने लगेंगे। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं भाई? मुद्रा अवस्फीति। बात समझ में आए? बोर्ड पर अभी लोग को भाई लिखने की समझ गया, बोर्ड पर देखो। पीछे वाला एग्जाम्पल जो हम आपको अभी दिए थे कि मान लो कि ये मार्केट में ये 100 kg ही प्याज था 100 kg। यहाँ पे खरीदार 5 लोग था, 5 लोग था ये खरीदार, 5 लोग। कोई दिक्कत पर्सन? अब 5 लोग खरीदार था तो इसका प्राइस चल रहा था 20 रुपये kg, ठीक है। अब इसमें से 3 खरीदार ये माइनस होगा क्योंकि इनका किसी से इनकम घट गया होगा, तमाम चीज़ें। अब खरीदार कितने लोग हैं? 2 लोग। तो इसका डिमांड क्या हो गया? कम होगा। डिमांड क्या हो गया? कम। अब जो भाई प्याज लेके बैठा हुआ है उसको सड़ाएगा थोड़े, कम हो गया तो कम भाव में भी बेच के क्या करेगा? निकालेगा, क्योंकि इसका डिमांड क्या हो गया? कम। लेकिन उत्पादन क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो इस स्थिति में वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मुद्रा अवस्फीति। ये भी सही है कुछ मामलों में, ये भी कुछ मामलों में गलत है। कुछ मामलों में सही कैसे है भाई? जो 2 आदमी को कम कीमत पर मिल रहा है इनके लिए तो खुशी है, कंज्यूमर है, प्याज सस्ता मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाइक की प्राइस 1 लाख रुपया था, घट कर 90,000 रुपये, खरीदने वालों को फायदा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 90 लाख में ही मिल जा रहा है, सॉरी 90,000 में ही मिल जा रहा है। बात समझे? यानी जैसे वस्तु और सेवा का प्राइस फी 500 रुपये महीना वो कम करके 300, तो खुशी होगा कि 200 रुपये बच गया, फिर चाहे और बातें। बात समझ रहे? तो एक पक्ष तो इससे क्या होता है? खुश। लेकिन हमेशा दोनों पक्ष खुश नहीं होगा। अब जो उत्पादन कर रहा है उसके लिए तो दिक्कत है भाई। किसान का प्याज सस्ता बिक रहा है भाई, किसान उधर बर्बाद होगा, कोई तो खुश हो रहा है लेकिन किसान क्या होगा? बर्बाद होगा। सेवा का फी आपके लिए कम हो गया लेकिन जहाँ सेवा का उत्पादन हो रहा है फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्या है? खराब है। कहने का मतलब कि वस्तु और मांग में क्या हो जाए? कमी। जबकि उत्पादन स्टेबल रहे या कुछ बढ़ता है, तो इस स्थिति में वस्तु और सेवा की कीमतें घटने लगती है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मुद्रा अवस्फीति। तो पहले वाले कंडीशन में मुद्रा की प्राइस कुछ इस प्रकार से बढ़ रही थी, मतलब मुद्रास्फीति बढ़ रहा था, और सेकंड कंडीशन में ये क्या होगी? कम होने लगे। बात समझ रहे हैं ना? बनाइए जल्दी, इसको लिखिए, ठीक है? लिखिए जल्दी। बंद कर दो इसको, लो।